ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, कल पढ़ाया था हमने असंजनन और उसके प्रकारों के बारे में बताया था। आज है असंजनन का महत्व। कौन सा टॉपिक पढ़ाते हैं बच्चों? असंजनन का महत्व। देखो, असंजनन में अणुसूत्री विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण पादप कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं उनका पृथक्करण नहीं होता है और उनका पुनर्योजन नहीं हो पाता है, जिससे इसके द्वारा उत्पन्न पौधे मात्र पौधे के समान ही होते हैं। अर्थात असंजनन के द्वारा आसानी से क्लोन पादप तैयार किए जा सकते हैं। दूसरी बात क्या है? इसके द्वारा उत्पन्न संततियां अर्थात पादप संततियां जो होती हैं वो जनक पौधे के समान ही होती हैं। अर्थात यह एक तरह से एलिंग जनन की तरह ही होता है। जिस तरह से एलिंग जनन में उत्पन्न सभी संततियां अपने जनक के समान होती हैं, उसी तरह से असंजनन के माध्यम से भी हम क्लोन तैयार कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है? इसके द्वारा उत्पन्न संततियों में जो लाभदायक गुण होते हैं, उत्तम गुण जो होते हैं, उन्हें लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। इसलिए किसान को हर साल नए बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके द्वारा जो बीज तैयार होते हैं वो संकर बीज होते हैं और उनके अंदर संकर ओज का जो गुण होता है, अधिक उत्पादन का जो गुण होता है, वो लंबे समय तक बना रहता है, कई वर्षों तक बना रहता है। बल्कि संकरण के द्वारा जो संकर बीज तैयार होते हैं उनमें संकर या अधिक उत्पादन का गुण केवल 1 वर्ष तक या 2 वर्ष तक ही होता है। इसलिए किसानों को बार बार बीज खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बताया जाता है कि असंजन के द्वारा जो बीज बनते हैं वो बीज अधिक संकर ओज युक्त होते हैं, अधिक उत्पादन देने का गुण होता है। इसलिए इसके द्वारा उत्पन्न बीजों को लंबे समय तक काम में लिया जा सकता है, कई वर्षों तक उनसे पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके द्वारा जो संकर बीज उत्पन्न होते हैं उनसे उत्पादन भी बहुत अधिक होता है, जिससे किसानों को अत्यधिक लाभ होता है तथा आर्थिक महत्व प्राप्त होता है। अगला टॉपिक है बच्चों अनिषेक बीज का। पहले भी हम पहले चैप्टर में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसमें मतलब बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण होता है, अर्थात जो भ्रूण बनता है उसमें किसी प्रकार का अणुसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन की प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। अर्थात इसमें बीजाणु की कोई भी द्विगुणित कोशिका या भ्रूण कोश की कोई भी द्विगुणित कोशिका एक भ्रूण का निर्माण कर लेती है और बनने वाला जो भ्रूण होता है वो भी द्विगुणित होता है। ठीक है बच्चों, अगली अपनी विधि है विशिष्ट विधियों में, जो जन्म की विशिष्ट विधियों में आती है वो क्या है? सूक्ष्म प्रवर्धन। इसके अंतर्गत क्या होता है? एक पात्र ले लो या एक परखनली ले लो, ठीक है। उस पात्र या परखनली के अंदर पादप के कोई भी भाग, जैसे जड़, तना का टुकड़ा, कोई भी कोशिका या कोई भी ऊतक या जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, उसको डाल दिया जाता है और निजर्मीकृत परिस्थितियों में, निजर्मीकृत परिस्थिति का मतलब क्या है? रोगाणुओं से मुक्त माध्यम में पौधे तैयार किए जाते हैं। सीधी सी बात यह है, सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब क्या है कि एक परखनली में या एक पात्र में पौधे के किसी भी ऊतक या कोशिका को डाल दिया जाता है। जैसे इसमें ये कोई भी कोशिका या टुकड़ा डाल दिया और इसके अंदर ही पोषक माध्यम भर दिया जाता है, जो कि एक पौधे के लिए आवश्यक माना जाता है। इसके अंदर बहुत सारे वृद्धि प्रेरक हार्मोन, जैसे पहले भी आपने पढ़ा है साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये भी डाल दिए जाते हैं, जो कि एक तरह से पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ सप्ताह बाद जो ये ऊतक या कोशिका है
इसमें सेल डिवीजन होता है, कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं जिससे कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है जिसको हम कैलस कहते हैं। और कैलस में बाद में प्ररोह में जड़ का निर्माण हो जाता है और एक पौधा तैयार हो जाता है जिसे माध्यम से निकालकर अन्य किसी उपयुक्त माध्यम में लगा दिया जाता है। अगली बात क्या है, इसका महत्व। किसानों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो रही है ये सूक्ष्म प्रवर्धन विधि। इसकी सहायता से कम समय में बहुत ही अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात, इसके द्वारा रोग मुक्त पौधे या रोग रहित पौधे तैयार किए जा सकते हैं जिनमें किसानों को बार बार दवाई छिड़कने की आवश्यकता नहीं होती है और किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं लगता है। तीसरी बात, इसके द्वारा उत्पन्न पौधों को ऐसे क्षेत्रों में लगाया जा सकता है जहां पर बीज द्वारा पौधों को का उगाना संभव नहीं है, अर्थात एक बंजर भूमि। बंजर भूमि जानते हो, जहां पर बीज यदि किसान बोता है तो बीज उगता नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में सूक्ष्म प्रवर्धन से यदि हम पौधे तैयार कर कर लगाएं तो आसानी से वो लग सकते हैं। चौथी बात क्या है, इसके द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उनमें फूल व फल अधिक मात्रा में लगते हैं जिससे उत्पादन भी अधिक होता है और किसानों को अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों। अगली विधि है बहुभ्रूणता। क्या है बच्चों? बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का मतलब क्या है? बहुत सारे भ्रूणों की उपस्थिति। अब आपको पता है, हमने बताया था बीज जो होता है, बीज के अंदर भ्रूण होता है और बीज बनता है बीजांड से। तो देखा जाता है कि जब बीजांड से बीज बनता है तो एक बीज के अंदर केवल एक ही भ्रूण होता है, लेकिन बहुत सारे पौधों में स्थिति देखी गई है कि एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, जो कि इसको दर्शाते हैं, बहुभ्रूणता को प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति का होना या एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति का पाए जाना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता। ध्यान रखना है बच्चों। जैसे नींबू है, संतरा है, जामुन है, प्याज है, इन सभी के अंदर बहुभ्रूणता वाली स्थिति देखी जाती है। बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम 1719 में एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने की थी, जिसने संतरे के बीज के अंदर बहुभ्रूणता का पता लगाया था और देखा था कि उसके बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण उपस्थित होते हैं जो कि एक बहुभ्रूणता को प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही काफ़ी है। और आप सभी विद्यार्थी जब YouTube में मेरे चैनल को खोलते हो तो नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, जिसे आप क्लिक करें तो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो जब हम सेंड करते हैं तो सीधे ही आपके पास पहुंच सकते हैं। थैंक यू।